हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। किसी किसी एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इससे आपको 2 या 3 नंबर पक्का रहेगा। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग, समझ गए? कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो आज हम उस डाउट को पूर्ण रूप से क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास क्या है पहले उसको हम जानते हैं। जो बच्चों के जो समाज के नियम है, जो वहाँ का कानून है, जो व्यवस्था है, उनके अनुरूप चलना। देख लीजिए यहाँ पर समाज निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता माना जाता है। यह देखिए अगला है उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास माना जाता है। यानी समाज का जो नियम है, कानून है, वहाँ का जो नैतिकता है, उस समाज का जो नैतिकता है उसके अनुरूप जब हम चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। तो कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग ने जब 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किए? एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से प्राप्त तथ्यों के इंटरव्यू के लिए और उसके तथ्य के आधार पर एक विश्लेषण किए। उस विश्लेषण किए वो पियाजे के सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास, उसी का ये विस्तारित रूप है एक तरह से समझे। तो इसमें कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो मेन है वो है नैतिक दुविधा। बच्चों के बीच में कोहल वर्ग क्या करते हैं कि एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करते हैं और उसको निर्णय लेने के लिए बोलते हैं। हर एक उम्र के बच्चों को वो क्या करते हैं? एक नैतिक दुविधा में डालते हैं और उस नैतिक दुविधा के अनुसार क्या करते हैं? उसको क्वेश्चन करते हैं और उस नैतिक दुविधा में डाल करके उसका आंसर पूछते हैं। तो यही है नैतिक विकास के कोहल पूछ देता है एग्जाम में कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नैतिक तर्कना भी होगा और नैतिक दुविधा भी होगा। समझ गए? तो चलिए, इसी नैतिक विकास के ऊपर कोहल वर्ग ने बहुत सारी कहानी लिखी। उसी कहानी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है हिंज की दुविधा। समझ गए? तो उस कहानी को हम आप लोगों के बीच रखेंगे। ये कहानी यूरोप के एक महिला की है जो विशेष प्रकार के कैंसर से क्या थी? वो पीड़ित थी और डॉक्टर उसको उसका जो दवाई था एक ही डॉक्टर के पास था और उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकता था। समझ गए? एक ही डॉक्टर के पास जो दवाई था वही उसका जो कैंसर था उसको वो छुटकारा दिला सकता था। तो जो औषधि जिसके पास था वो जो उसको बेच रहा था वो उसको स्वयं तैयार किया था और उसकी लागत जो है जितना बना था उससे जो है वो 10 गुना अधिक दाम पे बेच रहा था। कितना? 10 गुना। ये कहानी का नाम है हिंज की दुविधा। हिंज की क्या है? दुविधा। समझ गए? तो वो जो दुकानदार थे जो वो दवा बेच रहे थे तो वो क्या किए थे? जो उसकी दवा की जो लागत थी उससे क्या वो कितना 10 गुना ज़्यादा दाम में वो बेच रहे थे। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। कितना दाम में बेच रहे थे? तो 10 गुना ज़्यादा दाम में वो बेच रहे थे। समझ गए? यानी कि उस औषधि की लागत मात्र $200 थी। कितना? $200। और उसको बेच कितना में रहा था वो? तो 2000 वो इसको डॉलर में बेच रहा था। यानी कि 10 गुना ज़्यादा उसको बेच रहा था। समझ गए? तो बीमार महिला के पति जो हिंज उसका नाम था, कई लोगों को कर्ज पर भी मुद्रा देने के लिए कहा, उससे प्रार्थना किया, लेकिन वो उसको डॉलर नहीं दिए।
और जहाँ तक भी दिया, जिससे मदद मिला, तो वो जहाँ तक हुआ $1000 तक वो क्या किया, जमा कर पाया। कितना? $1000 अपनी पत्नी को बचाने के लिए $1000 जमा कर सका। उन्होंने जो औषधि बेच रहा था उसको बोला, उसको संपर्क किया और कहा कि औषधि के नहीं मिलने पर उसकी पत्नी तो मर जाएगी, अतः वह या तो वह औषधि को आधी कीमत पर उसे दे दे, या फिर आधी कीमत उसको हम बाद में दे देंगे, या उसको भुगतान कर देंगे। उसकी इजाज़त जो है औषधि विक्रेता जो है, औषधि विक्रेता से वो मांग रहा था। लेकिन वो औषधि विक्रेता जो है हिंज की प्रार्थना को क्या करता है, ठुकरा देता है। हिंज बहुत ही नाराज़ हो जाता है और अगली रात क्या करता है, औषधि विक्रेता का स्टोर तोड़ करके क्या करता है, तोड़ करके घुस जाता है और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को क्या करता है, चुरा लेता है। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? यही दुविधा है, नैतिक दुविधा यही है। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या उसका नैतिक रूप से सही था या गलत था, और क्यों? तो यही नैतिक दुविधा के रूप में जो है बच्चों को जो है कोहलबर्ग डालते थे, और उस हर स्तर के बच्चों, हर अवस्था के बच्चों को डालते थे यही नैतिक दुविधा, और उससे सवाल करते थे। समझ गए? तो उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, नैतिक विकास के सिद्धांत पर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं क्या है, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था जन्म? 1927 में। और मृत्यु कब हुआ था? 1987 में। रहने वाले कहाँ के थे ये, कहाँ के वासी थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। समझ गए? चलिए इतना बात याद रखिएगा। अब नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नैतिक विकास की अवस्था क्या है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किए हैं, लेकिन इन्होंने 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए हैं। क्या? 6 अवस्थाएं और 3 स्तर, तीनों स्तर के 2-2 अवस्था दिए हुए हैं। तो उसका नाम क्या क्या है यहाँ आगे देखते हैं हम। तो आगे देखिए उसका नाम क्या है। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, या इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल एज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, स्टेज बोलते हैं इसको। पूर्व परंपरागत अवस्था या प्री कन्वेंशनल एज, या इसको प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना भी बोलते हैं। प्राक रूढ़िगत, क्या बोलेंगे? प्राक रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना, प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर बोल सकते हैं इसको। प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर भी नाम है इसका, समझ गए? पूर्व परंपरागत अवस्था भी नाम है, पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल एज, समझ गए? तो इसका उम्र है 4 से 10 वर्ष। चलिए अगला है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल एज, ये 10 से 13 है, स्टेज बोलेंगे इसको, 10 से 13 है। इसको जो है रूढ़िगत अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़िगत। इसको प्राक रूढ़िगत, इसको रूढ़िगत, और इसको उत्तर रूढ़िगत, समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? रूढ़िगत, या फिर परंपरागत अवस्था भी बोलते हैं, या कन्वेंशनल स्टेज बोलेंगे। अब है उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत भी लिख सकते हैं, उत्तर रूढ़िगत, समझ गए? उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत या पोस्ट कन्वेंशनल। ये रूढ़िगत स्टेज जो था, परंपरागत स्तर जो था या अवस्था, उसको उसका उम्र जो है 10 से 13 वर्ष है, और उत्तर परंपरागत अवस्था का उम्र जो है पोस्ट कन्वेंशनल का कितना है? 13 से ऊपर है, या 13 से 18 तक लिया जाता है, 13 से ऊपर ही मान के लिया जाता है। चलो अब एक एक स्टेज करके हम पढ़ेंगे। चलिए प्री कन्वेंशनल एज के बारे में पहले देख लेते हैं। चलिए देखते हैं प्री कन्वेंशनल एज। तो प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत स्तर या चरण या अवस्था इसको बोल सकते हैं, नहीं इसको स्तर ही बोलिए,
अवस्था जो है इसका दो पार्ट जो किया है वो उसका अवस्था हो जाता है। तो प्री कन्वेंशनल स्तर या चरण बोलिए, इसका उम्र कितना है 4 से 10 वर्ष। तो इसमें देखिए डिटेल दिया है, जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर की कही जाती है। इस प्रकार इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती है। यानी प्री कन्वेंशनल एज में क्या है कि बच्चा बाहरी दबाव में आकर के जो भी नैतिक तर्कना करता है, जो भी नैतिक आचरण करता है, वो क्या करता है, बाहरी दबाव में आकर के, बाहरी सत्ता के दबाव में आकर के करता है। इसका 2 अवस्था देखिए कौन सा है। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरा है अहंकार की अवस्था या फिर व्यक्तिकता और विनिमय की अवस्था बोलिए, या आत्म केंद्रित। इसमें क्या होता है, बच्चों का आत्म केंद्रित निर्णय होता है, खुद का निर्णय होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था में देख रहे हैं, इस अवस्था में बच्चों का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। किससे होता है, दंड से प्रभावित। देखिए यहाँ पे हम सारा चीज़ लिख दिए हैं, समझाने का कोई जरूरत नहीं। इस अवस्था में बच्चों का चिंतन क्या होता है, दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। सही बात है कि प्रत्येक परिवार के बच्चों को जो है उसके परिवार के सदस्य कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है। सही बात है, उसको अगर आदेश का पालन नहीं किया तो उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। उसी दंड से बचने के लिए, या फिर देखिए इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है। इसीलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना क्या है, अनिवार्य है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि बाहरी सत्ता के दबाव में आकर क्या कर रहा है बच्चा, बाहरी जो है बाहरी बात के दबाव पर, बाहरी व्यक्ति का दबाव पे आकर क्या करता है, वो नैतिक निर्णय लेता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है कि कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने का या न करने का निर्णय इसीलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है। अर्थात आज्ञाओं का पालन इसीलिए करता है कि वह दंडित न हो। समझ गए, वो आज्ञाओं का पालन इसीलिए करता है कि वो दंडित न हो, उसे पिटाई न लगे। इसीलिए कोहल वर्ग की जो पहली अवस्था है उसमें वो क्या कर रहा है कि दंड से बचने के लिए क्या कर रहा है, बाहरी जो दबाव है, बाहरी सत्ता का जो है बात जो है, परिवार के जो बाहरी सदस्य, परिवार के जो अन्य सदस्य है उसके बात जो मान रहा है, वो क्या कर रहा है, दंड के कारण जो हमें पिटाई न लगे या फिर बात न सुनना पड़े, इसके कारण वो क्या करता है, वो नैतिकता को क्या करता है, वो नैतिकता का व्यवहार करता है। समझ गए। इसमें हिंज की दुविधा से जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है कि बच्चों से अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता तो इससे उसकी कठिनाई बढ़ेगी। समझ गए। तो विपक्ष में उसका क्वेश्चन मतलब हिंज को असद चुराना नहीं चाहिए था क्योंकि ऐसा करने से पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। ये विपक्ष में बच्चों का आंसर था। बच्चों से क्वेश्चन किया गया कि अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता तो इससे उसकी कठिनाई तब बढ़ेगी। तो बच्चों ने जवाब दिया कि हिंज को औषध चुराना नहीं चाहिए था क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। क्यों, बच्चा इस उम्र में यही जवाब देगा कि अगर चोरी किया है तो उसको दंड मिलेगा। समझ गए। चलिए अगला है अहंकार की अवस्था या फिर पुरस्कार उन्मुखता बोलिए, और यह इसका दूसरा नाम है साधन सापेक्ष उन्मुखता। इसमें आदान प्रदान की क्या होती है, इसमें यहाँ पे बताए थे क्या था, व्यक्तिकता और विनिमय की अवस्था। व्यक्तिकता और विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, इसी अवस्था में होता है। तुम मेरा कॉपी फाड़ा तो मैं भी तुम्हारा कॉपी फाड़ दूंगा, ये इसी अवस्था में होता है। अगर आप मुझे टॉफ़ी देंगे तब मैं दुकान जाऊंगा, इसी अवस्था का है। कुछ दीजिएगा बच्चों को तभी जाके वो आपका काम जो है वो करेगा, इसी अवस्था में वो ऐसा होता है। तो उसमें एक ईगो रहता है, वो खुद के बारे में, खुद के बात को ज़्यादा महत्व देते रहता है। चलिए पुरस्कार उन्मुखता, पुरस्कार दीजिए तो वो काम जल्दी कर देगा। बेटा टॉफ़ी देंगे, एक गिलास पानी ले आओ, वैसे बोलिएगा पानी ले आओ तो नहीं लाएगा, लेकिन बोल देगा कि टॉफ़ी देंगे तो वो दौड़ के ले आएगा। तो यही इसी अवस्था का वो क्या है, मतलब विशेषता है।
चलिए, इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है तो वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। उसकी क्या आवश्यकता है, क्या इच्छा है, उसको वह क्या करता है, अब समझने लगता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलेगा, और चुरा कर वह कुछ खा लेता है तो वह इस अवस्था का आधार बालक का क्या है, ईगो है। समझ गए। इस अवस्था में जो जो विशेषता हम बताए हैं वो सब होता है। पुरस्कार की उन्मुखता, यानी कि जब तक बच्चों को पुरस्कार नहीं दीजिएगा जब तक कोई जल्दी काम वो नहीं करेगा। समझ गए। वो अपने बात को महत्व देगा। समझ गए। अगर चाहता है कि कोई चीज़ झूठ बोलने से होगा, कोई चुराने से वो काम होगा तो क्या करेगा, वो चुरा लेगा। तो इस अवस्था के बच्चों से मतलब क्वेश्चन किया गया कि हिंज थोड़े समय के लिए जेल भी जाएगा तो क्या जेल से बाहर आने पर वह पत्नी को साथ तो रहेगा। तो विपक्ष में बच्चा बोलता है कि अगर वह औषधि चुराता है और फिर जेल जाता है तो इससे उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। इस अवस्था में फायदे की बात ज़्यादा करता है बच्चे, क्योंकि जेल से छूटकर आने तक संभवतः उसकी पत्नी स्वतः मर जाएगी। ये विपक्ष में जवाब था। समझ गए। चलिए आगे है। अब आया दूसरा स्टेज, परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल एज, या इसको बोल दीजिए रूढ़िगत स्तर बोलिए या इसको चरण बोलिए। यहाँ पे हम अवस्था लिख दिए हैं, यहाँ पे चरण होना चाहिए। चलिए, इस स्तर को भी दो उपभागों में विभाजित किया गया है। इसका एज कितना है, 10 से लेकर के 13 तक। समझ गया। और अगला का है 13 से ऊपर। इसमें देखिए, एक तो है प्रशंसा की अवस्था या अंतः व्यक्तिक संबंध, यानी आपसी संबंध इसमें क्या होता है, अच्छा होता है। और प्रशंसा की अवस्था यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता जो होता है इसी अवस्था में होता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या कानून और व्यवस्था, एक ही बात हुआ। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसको। प्रशंसा की अवस्था देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। अगर बच्चा किसी बूढ़े आदमी को रास्ता पार करा रहा है तो वो उसकी क्या है, उसमें उसकी जो है प्रशंसा मिलेगी। अगर किसी बड़े को पानी ला देता है, अब वो उसके बदले कुछ नहीं मांगेगा, अब पानी लाने के लिए बोल दीजिएगा वो ला देगा। इससे उसको आप अच्छा लड़का बोल दीजिए, अच्छी लड़की बोल दीजिए तो क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा, वो प्रशंसा मिल गया। इसमें ज़्यादातर प्रशंसा के लिए वो लड़का कोई भी काम या लड़की कोई भी काम करती है। चलिए आगे देखिए। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यानी जो भी कार्य करेगा इस उम्र में, टीचर के लिए काम करेगा, टीचर से जो भी दोस्त करेगा, दोस्ती कराएगा, मतलब अच्छा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, वाहवाही के लिए। समझ गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे को चिंतन का स्वरूप समाज और उनके परिवेश से निर्धारित होता है। समझ गए। समाज और उसका परिवेश निर्धारित करता है कि बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है तो उसके किस तरह से मतलब उसके साथ व्यवहार करनी चाहिए। कैसा प्रशंसा, अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो प्रशंसा करना है, अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो क्या करना है, उसको मतलब समाज में अस्वीकार मतलब करना है। चलिए आगे देखिए। अगला है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। समझ गए। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था में देखिए, कोहलवर के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास के इस अवस्था तक जब पहुंचते हैं तो इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। सही बात है, प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अब वह समाज को क्या करता है, स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। समाज का जो नियम है, कानून है, उसको वो क्या करता है, पालन करने लगता है। अब समझ जाता है कि ये कानून जो है समाज के द्वारा बनाया गया है, ये इसको न तो हम मतलब ये लास्ट में अवस्था में आता है कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस अवस्था में इसको ये रहता है कि जो भी नियम कानून पापा बनाए हैं, समाज बनाए हैं, उसका पालन करना क्या है, अनिवार्य है। इसको अगर पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा, समाज से
मतलब क्या है, समाज में अच्छा नज़र से नहीं देखा जाएगा। समझ गए? समझ लेता है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है, ये बच्चा समझने लगता है। यानी कि समाज के विरुद्ध जो है, समाज के नियम के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो वो अनैतिक है, ये बच्चा समझने लगता है। अब समझ गए? और इस अवस्था में ये भी समझता है कि बच्चा जो नियम कानून बन गया है उसे न तो चेंज किया जा सकता है और न ही उसमें बदलाव किया जा सकता है। समझ गए? तो इस उम्र में ये सोच रहता है बच्चों में, और जो भी नियम कानून है उसका पालन करता है। अब आगे देखिए, उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर रूढ़िगत अवस्था, 13 से ऊपर इसका एज है। तो कोहलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी क्या किया, 2 अवस्थाओं में बांट दिया है, 2 उप अवस्था में। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था और सामाजिक अनुबंधन समझिए, और दूसरा है विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। समझ गए? चलिए एक एक करके समझते हैं। इसको आप सार्वभौमिक नैतिक अवस्था भी बोल सकते हैं, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। समझ गए? चलिए तो अब समझते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। इसमें होता क्या है कि देखिए, व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है। समझ गए? यानी कि अब वो समझने लगता है कि हमें किसी की अगर सहायता हम ले रहे हैं तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसीलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। समझ गए? अब इस उम्र में वो समाज के बारे में जो भी ज़्यादा चीज़ रहता है वो समझने लगता है। अब यहाँ पे था पालन करता है क्योंकि समाज उसके हितों की रक्षा करता है, वो हमारा दायित्व बनता है। तो हमारा यहाँ पे तो होगा, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। समझ गए? तो यानी कि इस उम्र में होता क्या है कि बच्चों को जो है, इस उम्र के व्यक्ति जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उसको जो अब क्या करते हैं कि समाज का जो नियम है, जो समाज में कानून है, उसको अब वो अच्छी तरह से समझने लगता है और एक दूसरे की सहायता करने लगता है। समझ गए? और समाज का जो जिसमें समाज का कल्याण हो वैसा व्यवहार अब क्या करता है, वो करता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगला। इसी में देखिए है, अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। यानी कि बच्चा इस उम्र में अब समझने लगता है सारी नियमों, परंपराओं और कानूनों को जो समाज द्वारा बनाया गया है वो समझने लगता है, और वो समझता है कि समाज हमें स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देता है, तो इसीलिए जो भी नियम है, कानून है, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये अनैतिक है। चलिए अब लास्ट है इसका स्टेज अवस्था, विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। तो देखिए, इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित करने लगता है। अब इस उम्र में होता क्या है कि वो समाज का जो नियम है, कानून है, अगर उसकी व्यवस्था में अगर चेंजिंग करने का है तो वो उसको चेंज कर सकता है। समझ गए? व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के अच्छे, बुरे, उचित, अनुचित आदि विषयों का स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाता है। इसीलिए सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, अब वो अपना स्वयं का विचार जो है प्रस्तुत करने लगता है। इस उम्र में जो भी समाज का नियम है, कानून है, वो परमानेंटली नहीं रहेगा। समझ गए? पहले समझता था कि जो भी नियम है, कानून है, वो मतलब क्या है, जीवन भर के लिए है, लेकिन अब उसमें ऐसा सोच विकसित हो जाता है कि अब वो समझ सकता है कि अगर ये कानून समाज के हित में नहीं है, अगर बुरा हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसमें चेंजिंग कर सकता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है, यानी उसका बुद्धि बन जाता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। अब जो भी नियम का पालन करेगा, अब खुद के दृष्टिकोण उसमें लगाएगा, अब किसी दूसरे के बात में वो नहीं आएगा। इसमें देखिए अब है, इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है।
यानी कहे ना हम कि जो भी नियम है उसकी अगर उसमें चेंजिंग करना है तो उसको भी अब चुनौती देगा कि नहीं, इसमें चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि वे नियम उसके बुद्धि से मेल नहीं खाते हैं, उसके विचार से मेल नहीं खाते हैं। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक या विचार का समर्थन प्राप्त कर सकेगा। समझ गए? तो इसमें हम कोहल वर्ग को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और इसका कुछ क्वेश्चन भी हम इसका अगले वीडियो में हम इसका एक एक करके क्वेश्चन भी करेंगे। पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, इसलिए पहले थ्योरी आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि इस चैप्टर से आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।